अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? चलिए सर, जरा ये काइंडली जरा कल पहले क्वेश्चन जरा निकालें। 2.2 12.2 पेज नंबर था आपके पास। क्वेश्चन निकाल लीजिएगा जरा यार, पेज नंबर 92। ये ठीक सब इसमें सी पॉइंट में लिया तो वो है यार 7200 रेलिवेंट कॉस्ट है। 3200 से इंकर हो तो गई है, इंक्रीज हो रही है, रेलिवेंट कॉस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में लेंगे आप। ठीक है, ठीक सब कम ऑन यार। जी मैं डियर, सबसे पहले 12.2 में जेडी वाले क्वेश्चन में कोई इशू, ये समझ आ गए ये वाले पॉइंट्स, नोट 2 वगैरह? सर जिस टाइम में वेस्ट करें प्लीज बता दें यार, अगर कोई इशू है तो बता दें। अतीक साहब के अलावा किसी ने नहीं किया? सर ये फ्यूचर प्राइस नहीं, करंट परचेज प्राइस है सर। अब आप खरीदेंगे तो मार्केट में फ्यूचर प्राइसेस पे ही खरीदेंगे ना, करंट परचेज प्राइस फ्यूचर प्राइस नहीं है। ऐसा ये थोड़ी कि जिस प्राइस पे आपने खरीदना है वो प्राइस है, जिस प्राइस पे आपने खरीद ली है वो ओरिजिनल कॉस्ट संक कॉस्ट है। ठीक है मिस्टर मिर्जा? चलो सर, नोट 2 पड़ेगा जी जरा एक मिनट। इससे पहले एक छोटी सी वर्किंग आपके जहन में होनी चाहिए। 400 कंपोनेंट्स आपने बनाने हैं और P2 से रिलेटेड मेरे से पूछा जा रहा है, तो P2 के 2 kg चाहिए ईच कंपोनेंट को। तो हमें असल में रिक्वायर्ड है 400 इंटू, विच मीन्स 800 kgs ऑफ मटेरियल P2 रिक्वायर्ड है। अब जिन्होंने भी पूछा प्लीज साथ साथ रहेगा। देन वो कहता है अब 800 रिक्वायर्ड है, 1200 kg स्टॉक में है। इट मीन्स क्वेश्चन शुरू करेंगे अपने जहन में, क्या रिक्वायर्ड मटेरियल स्टॉक में है? यस। हेल्ड इन इन्वेंट्री। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल वाज 4.2 4.3 पर केजी, बट इट मीन्स ये जो 4.3 ये तो परचेज प्राइस है, ये संक कॉस्ट है। But as the material has not been required for the last 2 years, it has been written down to, उसकी एक स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी टाइप पे बात हुई हुई है, लेकिन रेगुलर यूज में नहीं है। स्टॉक में है, रेगुलर यूज में नहीं है, रेगुलर यूज में नहीं है। द ओनली फोर्सिबल ऑल्टरनेट यूज इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर, आप फुल कंसंट्रेट कीजिएगा जरा यहाँ। एक तो उसकी स्क्रैप वैल्यू तो है 1.5, द ओनली फोर्सिबल फ्यूचर, उसका एक ऑल्टरनेट यूज बताया जा रहा है, इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मटेरियल P4, वो करंट यूज में है, बट दिस वुड रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। देखिए सर जी, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इस वक्त वर्किंग कर रहे हैं मटेरियल P2 की। वो कहता है इस P2 को हम P4 की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम P4 की जगह इस P2 को इस्तेमाल करेंगे तो फिर ऑब्वियसली हमें P4 नहीं खरीदना पड़ेगा। इट मींस P4 की ये जो फिर करंट प्राइस है जिस पे हमें वो नहीं खरीदना पड़ेगा, ये सेव हो जाएगी। लेकिन P2 को P4 की जगह अगर आपने इस्तेमाल करना है तो ये 1.6 रुपीज पर केजी एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आएगी। इट मींस कंसंट्रेशन रखिएगा जरा। ऑल्टरनेट यूज अगर किया जाए P2 को P4 की जगह, तो हमें 3.6 रुपीज पर केजी सेव हो जाएंगे, क्योंकि फिर P4 खरीदना तो नहीं पड़ेगा। लेकिन इस 3.6 रुपीज को सेव करने के लिए हमें 1.6 रुपीज कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी, विच मीन्स हमें नेट सेविंग P2 को P4 की जगह
इस्तेमाल करने से 2 रुपीज पर केजी होगी। तो एक इसको बेचा जा सकता है 1.5 पे, और इसको अल्टरनेटिवली P2 को P4 की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। उस केस पे आप P4 के पैसे बचा लेंगे, लेकिन P4 के पैसे बचाने के लिए आपको अपना ये P2 P4 में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 रुपीज कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। तो दिस इज नेट कॉस्ट सेविंग इफ यू यूज P2 एज P4। ठीक है मिस्टर अब्दुल्ला शरीफ साहब। तो आप इसमें से सिलेक्ट फिर क्या कर लेंगे, इसमें से फिर सिलेक्शन किसकी हो जानी चाहिए, हायर ऑफ या लोअर ऑफ, 2 रुपीज सेविंग ज्यादा, नेट सेविंग ज्यादा। तो 800 इंटू 2 मीन्स 1600 शायद इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग P2 फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बट आप क्लियर है ये प्लीज मटीरियल वाला। जी सर साहब ये परचेज प्राइस है, लेकिन ये परचेज प्राइस सेव हो जाएगी, ये काइंडली इस तरह नहीं होने क्वेश्चन से पढ़ने सर इसमें कोई अंग्रेजी नहीं लिखनी, इसमें आपने सिर्फ वर्किंग करनी है, अंग्रेजी सिर्फ अंडरस्टैंड करनी है। देन मैं डी उसके बाद लेबर वाले पॉइंट आ जाऊंगा। लेबर रिक्वायरमेंट ये जो है each component would require 5 hours of skilled labor and 5 hours of semi-skilled. An employee possessing the necessary skill is available and is currently paid 5 per hour. A replacement would however have to be obtained at a rate of 4 per hour for the work that would otherwise be done by the skilled employee. The current rate for semi-skilled worker, पहले जो semi-skilled फाइनल करना 5 है, 5 hours है, उसमें तो स्ट्रेट अवे इंटू 3 कर देंगे, और एक एडिशनल एम्प्लॉय कोड भी अपॉइंटेड उसकी जगह करेंगे, तो 5 इंटू 3 तो ये वैसे ही हो जाएगा। अब आ जाए तो स्किल्ड वर्कर है, उसके लिए भी सर जी कोशिश करें, विदाउट ट्रांसलेशन तो बात बननी नहीं है, कुछ ना ट्रांसलेशन तो करनी पड़ेगी। 5 आवर्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स और 5 आवर्स ऑफ सेमी स्किल्ड की तो हमने बात कर ली है, उसका तो रेट गिवन है। वो कहता है कि नेसेसरी स्किल वाला पर्सन अवेलेबल है और उससे करंटली आपने 5 रुपए पर आवर पे रखा हुआ है। अब वो कहता है रिप्लेसमेंट वुड हाउएवर हैव टू बी ऑब्टेन्ड, देखिए रिप्लेसमेंट उसकी रखनी पड़ेगी at the rate of 4 per hour for the work that would otherwise be done by the, असल में इसको जरा ट्रांसलेट किया जाए तो इस तरह से लग रहा है यहां से लेके यहां तक कि एक स्किल्ड पर्सन अवेलेबल तो है, लेकिन इस वक्त वो एक काम कर रहा है, वर्क दैट वुड अदरवाइज बी डन, उसके जिम्मे कोई इस वक्त एक काम भी है, उसको आप 5 रुपए तो दे रहे हैं, उसको अगर आपने उठाया तो आपको उसकी जगह एक नया बंदा रखना पड़ेगा, वो 4 रुपए देगा। तो आपके इस डिसीजन से कि उस बंदे को, स्किल्ड पर्सन को आप अपने कॉन्ट्रैक्ट पर यूज करें, आपको जो रिप्लेसमेंट रखनी पड़ेगी वो कॉस्ट हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। ये 5 तो हम दे ही रहे हैं, फर्ज करें अगर ये पर्सन शायद काम ना कर रहा होता, फिर हमें नया बंदा रखने की जरूरत ना पड़ती। अब इस पर्सन को अगर वहां से उठाएंगे तो 5 तो उसको दे रहे हैं, लेकिन इसकी जगह जो नया पर्सन हायर करना पड़ेगा, दैट 4 इज एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट दैट वुड हैव टू बी पेड। ठीक है, तो 5 इंटू 5 नहीं, 5 इंटू 4 क्यों, समझ आ गई बात प्लीज? कुछ हजरात ने लेबर का पॉइंट पूछा था मुझसे, तो ट्रांसलेट करना पड़ना सर, बाकी तो बहरहाल अगर अभी भी इशू है तो मुझे बता दीजिएगा। 5 तो आप दे रहे हैं उसको, लेकिन बेटा अगर उठाएंगे तो उसकी जगह फिर एक नया रखेंगे, उसको फिर जो 4 रुपए देने पड़ रहे हैं वो हमारे इस डिसीजन की वजह से इंकर हो रहे हैं, क्योंकि उस स्किल्ड पर्सन को हम उस काम से उठा के अपने वाले काम की तरफ लेके आ रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर प्लीज? एनी अदर पॉइंट?
ये ऐसा भी जरा कोशिश करनी पड़नी है। अब अंग्रेजी लिखने का मैं क्या बता सकता हूँ सर, थोड़ी सी आपको अंग्रेजी लिखनी पड़नी है सर, अगर जहां जरूरत पड़ेगी। जी सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा ख्याल है कि आपको ट्राई करना चाहिए था यार। पॉइंट नंबर 2 तो मेरा ख्याल अधिक सब जो आप पूछ रहे थे वो मेरा ख्याल अब आप आफ्टर डिस्कशन ऑफ दिस पॉइंट नोट नंबर 2 इन द प्रीवियस क्वेश्चन, मेरा ख्याल है कि उससे अब मिलता जुलता ही कुछ हो जाएगा। ये अधिक सब आपने पूछा था। बहरहाल अगर मुझे स्पेसिफिकली बता दें अब इसमें पॉइंट नंबर 12.3 में कहाँ कहाँ इशू रह गया है, कोई इशू इसमें? ये था इसमें एक फाइफो वाला मेरा ख्याल कर लिया होगा आपने, 4% वगैरह को इंक्रीज था। मटेरियल वाई की वर्किंग करवाएं जी जरा, एक मिनट करवा दें जरा। मटेरियल वाई मींस पॉइंट नंबर 3 करवा दो। इसमें बड़ा कहता है 10,000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल वाइज इन इन्वेंट्री। इसमें भी 500 यूनिट्स अपने सप्लाई करने हैं और 6 kgs ईच यूनिट वुड रिक्वायर, तो 500 into 6 3000 kgs। इट मींस कंसंट्रेट की जगह इट मींस कि 3000 kgs की रिक्वायरमेंट है और 10,000 kgs अवेलेबल है। एक मिनट सुन लीजिएगा जरा, बात हो रही है। फाइफो की बेस पे उसे फिलहाल वैल्यू किया गया, उसकी टोटल कॉस्ट ये है। ऑफ दिस करंट इन्वेंट्री, इस वक्त जो इन्वेंट्री पड़ी है 3000 kgs वर परचेज 6 months ago sorry, at a cost of, तो 3000 into 13.75 अगर आप करेंगे तो 3000 into 13.75 तो 41250, ये तो उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी जो आपने 6 महीने पहले खरीदा था। द रेस्ट ऑफ द इन्वेंट्री वाज परचेज लास्ट मंथ, तो रेस्ट ऑफ द इन्वेंट्री निकल आएगी 142,750 की बेस पे 142 टोटल है, माइनस 41250 तो 101,500। ये वो इन्वेंट्री की वैल्यू है जो अपने करंट मंथ में लास्ट मंथ में सॉरी खरीदी है। तो इसकी क्वांटिटी 7,000 इसलिए होगी क्योंकि 10,000 टोटल क्वांटिटी है, तो यहाँ से एक रेट आ सकता है डिवाइड बाय 7,000 लास्ट ईयर का रेट, लास्ट मंथ का रेट, तो 14.5 101 की बेस पे 101 डिवाइड बाय 7,000। Material wise in regular use at normal production, since the last purchase of the material a month ago, the company has been advised by the supplier that the price per kg has been increased by। हाँ बेटा प्रॉब्लम सिर्फ यही है, क्वेश्चंस अपने ज़हन में लाएं। Is material available? Yes. Sufficiently available, more than requirement available. Is it in regular use? Yes. Is used regularly? तब दोनों yes हो गए, तो it means हमें करंट परचेज प्राइस चाहिए। अब ये परचेज प्राइस 6 महीने पहले की है, ये लास्ट मंथ की है, और अब हमें एडवाइस दी जा रही है कि द कंपनी हैज बीन एडवाइज्ड दैट द सप्लायर ऑफ द हैज इंक्रीज्ड हैज बीन केजी प्राइस जो है वो 4% इंक्रीज हो गई है। तो आई थिंक 14.5 into 1.04 करके, हाँ बेटा करंट परचेज प्राइस 15.8 निकाल लेंगे और फिर डेफिनेटली 3000 से मल्टीप्लाई करके फिगर आ जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया प्लीज? मटेरियल वाई, इसमें ये वाली फिगर निकालनी पड़नी थी जरा, इसकी एक वर्किंग एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड थी। जी कोई और इशू? स्पीड अप हो जाए जरा, थोड़ा सा आपको और काम करवाना। कम करें सर, स्केल लेबर में क्या प्रॉब्लम है उनको सजेस्ट हम लेबर आवर्स दिए मैं शायद, द बैलेंस ऑफ द रिक्वायरमेंट 15.08 मिस्टर मॉबी कैलकुलेटर पे आएगा। 14.5 into 1.04
ये अब्दुल्ला शरीफ साहब अगर काइंडली स्पेसिफिकली थोड़ा सा बता दें। The company has a surplus labor of which is paid fixed wage for 37 months. There are estimated 900 available. The balance could be met in overtime, which is paid 1.5. 1.5 का मतलब 1.5 times. तो अब फिक्स वेज है ये, 37 आवर्स के हमने पैसे देने, 900 तो स्पेयर है टाइम, तो बैलेंस हो जाएगा। अब हमें आवर्स चाहिए कितने, आई थिंक 3 आवर्स पर यूनिट है, तो 1500 घंटे चाहिए। तो 3 इंटू 500 कंपोनेंट्स हैं, तो 1500 घंटे बन जाएंगे यार। तो 600 फिर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो रेट पर आवर 6 है, इंटू 6 इंटू 1.5, इससे हो जाएगा यार। ये नोट कर लीजिएगा सब, पॉइंट नंबर 5 के नीचे वो टाइम एंड हाफ का मतलब है 1.5 टाइम्स, तो 6 रुपए इंटू 1.5। चले सर आप अपना क्वेश्चन बता दें, आपके पास जो कंप्लीट है। तो उसमें शायद 15 पर आर होगा। चलेगा, मेरे पास अगर कंप्लीट नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है अगर आप फिर मैं अलग से देख लेता हूँ आपके पास कौन सा, मैं फिर बुक में देख लेता हूँ बाद में, फिर मैं सब बाद में डिस्कस कर लीजिएगा इस वक्त अगर नहीं है मेरे पास। जी और तो नहीं बेटा इसमें कोई इशू। जी बाकी और किसी का इशू तो नहीं है अब्दुल शरीफ साहब, फिर आप बाद में डिस्कस कर लीजिएगा। बता दें सर जी, तो और पॉइंट तो नहीं इसमें, बाकी ये सारा हो गया। ये जो स्पेंट ऑन डेवलपमेंट संक कॉस्ट वाला निकला है, बता दें यार, वाइंड अप करें। चलें वापस आइएगा जरा, एक छोटा सा अपने से पॉइंट दो सुने और फिर एक कम्प्रीहेंसिव से क्वेश्चन करें आज। ये काइंडली वापस आइएगा जरा, आपके पास ये जो प्रोडक्ट अबेंडनिंग डिसीजंस कल हो रहे थे, PQR, ये पेज नंबर जरा काइंडली बताइएगा। इससे बल्कि नेक्स्ट पेज पे आना जरा, जॉइंट प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस। डेवलपमेंट कॉस्ट वही होती है सर जो चीजें बनाने पे आती है। अगर मुझे पेज नंबर इसके दरमियान में हेडिंग मिलेगी जॉइंट प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस, इस ये तो जो सारा लिखा हुआ है इसको हम एक एग्जांपल की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आने जरा, एक एग्जांपल है पेज नंबर 90 आई थिंक। ठीक है ठीक है, 90 या 91, चले इकट्ठे हो जाए, मेरे ख्याल पता चल गया। आप छोड़ दे एग्जांपल पे आ रहे हैं। इस एग्जांपल को सर जी पढ़ के जरा एक डायग्राम सी बनवाएं जरा। A company produces two joint products, थोड़ी सी एक रिवीजन हो जाएगी हमारी joint बाय प्रोडक्ट की। Two joint products from a common process. For every 100 kgs of input to the process, output consists of 40 kgs of JP1 and 60 kgs of JP2. The cost of the common process are 400 per 100 kgs of input. ठीक है, मतलब अगर 100 kgs इनपुट किया जाए तो 60 kgs और 40 kg, 60-40 रेशियो है शायद, और फिर अगर 100 kgs इनपुट किए जाए तो 400 रुपया पर 100 kg मीन्स 4 रुपीज पर kg शायद एक मटेरियल है। JP1 can be sold for rupees, JP1 can be sold for rupees 10 per kg and JP2 can be sold for rupees 16 per kg.
एक सेल प्राइस है एट स्प्लिट ऑफ। ऑल्टरनेटिवली JP1 can be processed to make FP1। एक ऑप्शन ये है कि JP1 को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच दिया जाए 10 का। ऑल्टरनेटिवली देयर इज अ चांस देयर इज अ कैन बी प्रोसेस, इसे FP1 में भी कन्वर्ट करके बेचा जा सकता है। कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 6 per kg and fixed cost of 1,20,000 per year। कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग में 6 रुपया पर केजी वेरिएबल कॉस्ट है and the fixed cost of 1,20,000 per year। Of these fixed costs, 96,000 would be directly attributable to the further processing operations, and the remaining 24,000 would be an apportionment of the journal fixed overhead cost। The further processed product FP1 would have a selling price of 28 per kg। It is estimated that 15,000 of the JP1 will be produced each year। There is no losses means for example अगर यहाँ 15,000 kg, अब डेफिनेटली उसने वो हमें सिर्फ 100 के हिसाब से बताया 60-40 रेशो, अगर हम चाहें बाकी निकाल सकते हैं, बट अगर लॉसेस नहीं है तो 15,000 kgs स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे भी बेचे जा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो फर्दर प्रोसेस करके 28 रुपए पर केजी 10 की बजाय 28 पे भी बेचा जा सकता है। हमने करना क्या है should JP1 be sold as soon as it is produced from the common process or should it be further processed into product FP1। हमने एक डिसीजन लेना है कि क्या JP1 को एज इट इज बेच दें या क्या JP1 को FP1 में कन्वर्ट करके बेच दें। मुझे सबसे पहले ये बता दीजिएगा, मैं फिर अभी डिटेल में डिस्कस करता हूं आपके साथ फिगर्स के साथ। मुझे ये बता दें सारी स्टोरी समझ आ गई, ये ना हो कि जब मैं फिर डिस्कशन कर रहा हूं तो आपके जहन में कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जो रेलिवेंट ना हो सके। ये मेरी डायग्राम समझ आ गई सबको? जी मिस्टर शहबाज, मिस्टर नुमान गायब है। देन माय डियर फुल कंसंट्रेशन सुनिएगा जरा। देखिए बेटा, हमने डिसीजन ये लेना है, मेरे वर्ड सुनिएगा गौर से, कि क्या फर्दर प्रोसेस करें या ना करें। तो मुझे ये बताएं, ये डिसीजन लेते हुए, फर्दर प्रोसेसिंग का ये डिसीजन लेते हुए, ये जॉइंट कॉस्ट रेलिवेंट है? मेरे वर्ड सुने सही तरह, जॉइंट कॉस्ट रेलिवेंट है। मैंने ये नहीं कहा कि इंकर नहीं होगी, इंकर तो होगी, लेकिन क्या ये डिसीजन लेते हुए कि FP1 बेचा जाए या JP1 बेचा जाए, जॉइंट कॉस्ट इंकर होनी ही होनी है। अगर हम JP1 बेचेंगे तब भी जॉइंट कॉस्ट इंकर होनी है, अगर हम FP1 बेचेंगे तब भी जॉइंट कॉस्ट इंकर होना ही होना है। तो क्या जॉइंट कॉस्ट, सिर्फ मुझे इस तरह बता दें, जॉइंट कॉस्ट R है या I है? R मींस रेलिवेंट, I मींस इररेलेवेंट। जॉइंट कॉस्ट जी ठीक है, आई होप कि जो आपने कहा है वही आप कहना भी चाह रहे हैं। मतलब इसका ये है सर कि अब हमें अगर ये डिसीजन लेना है कि हम फर्दर प्रोसेस करें या ना करें, तो हमें बेटा मेरे वर्ड्स पहले सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, बाद में उसको नोट कीजिएगा, एकदम ना नोट कीजिएगा। मुझे करना ये चाहिए कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैलकुलेट करूं मैं। क्या मतलब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू? JP1 बेच के 10 रुपए पर केजी कमाया जा सकता है,
जे मतलब फर्दर प्रोसेस किए बगैर भी 10 रुपए तो कमाया जा सकता है। तो हमें क्या जरूरत है कि हम FP1 बनाएं? क्या हम कुछ एक्स्ट्रा कमा सकते हैं? यस, 28 रुपए। तो 28 माइनस 10, इट मींस अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो हम 18 रुपए एक्स्ट्रा रेवेन्यू पर केजी कमा लेंगे, और 15,000 केजीज की एक वर्किंग है, विल बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। अगर हम ये 15,000 जो प्रोड्यूस होंगे इनको फर्दर प्रोसेस करें तो वी कैन अर्न एन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ऑफ रुपीज 18 into 15,000 which means 2,70,000. just एक मिनट होल्ड ऑन द क्वेश्चंस प्लीज। देन क्या इस एक्स्ट्रा रेवेन्यू को कमाने के लिए, क्या इस एक्स्ट्रा रेवेन्यू को कमाने के लिए हमें इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस भी इंकर करने पड़ेंगे? यस। कौन कौन से? हिम्मत में फुली 15,000 केजी अगर हैं तो एक केजी को प्रोसेस करने में 6 रुपये तो वेरिएबल कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। बल्कि चलें इसको मैं डिफाइन अगर कर दूं, इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस में वेरिएबल एक तो खर्चा है। क्या ये वेरिएबल खर्चा तभी होगा अगर हम फर्दर प्रोसेस करेंगे? वेरिएबल होता ही क्या जो वेरी करता है। तो 15,000 इंटू 26 और 25 तो 90,000 बड़ा ये हो जाएगा। क्या कोई इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट भी इंकर करनी पड़ेगी? बताएं, ढूंढे। 120,000 इंकर करना पड़ेगा। क्या फर्दर प्रोसेसिंग से रिलेटेड 96,000 डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है? अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो क्या 120,000 इंकर नहीं होगा या 96,000 इंकर नहीं होगा? क्या हम प्रोसेस करेंगे तो 96,000 इज रेलिवेंट या 120,000 इज रेलिवेंट? बात समझ आ रही प्लीज सबको? तो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, बाकी जर्नल फिक्स कॉस्ट है, अगर हम नहीं भी प्रोसेसिंग करेंगे तो वो 24,000 हमारे इधर की बजाय रिमेनिंग प्रोडक्ट्स पे एलोकेट हो जाएगा। देयरफॉर एक मिनट अगर सम कर लिया जाए इन सबको, -270 -90 -96, क्या हम कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं? इंक्रीमेंट प्रॉफिट कमा सकते हैं? यस, बाय फर्दर प्रोसेसिंग द JP1 into FP1। देयरफॉर हमारा कोई डिसीजन क्या होना चाहिए कि हमें FP1 एज इट इज नहीं बेचना चाहिए, हमें इसे फर्दर प्रोसेस करके बेचना चाहिए। ये वर्ड्स काइंडली साथ ही नोट कर लें, नीचे बड़ी डिटेल एक वर्किंग हुई भी है, लेकिन इंक्रीमेंटल वर्ड्स प्लीज इंपॉर्टेंट है। हमें ये देखना चाहिए डिसीजन लेते हुए कि हमारे इस डिसीजन से कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न हो सकता है और हमारे इस फर्दर प्रोसेसिंग के डिसीजन से कितना एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है, और रेलिवेंट खर्चों की बेस पे फिर हमें रेलिवेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखना चाहिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा नहीं बच रहा तो फिर हमें ये डिसीजन लेना चाहिए कि इसको फर्दर प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। प्योरली ऑन फाइनेंशियल टर्म्स लिख लें, कोई कंफ्यूजन रह गई है तो जरूर बताइएगा। जी डियर, अगर नोट करते जाएं तो प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। कोई कंफ्यूजन?
कोई लिख रहा है तो काइंडली बता दे, अगर कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू लिख दे, जल्दी होने से। अब जिन हजरात ने बेटा लिख लिया, अगर वॉल्यूम 1 इर्द गिर्द कहीं हो, और अगर सबके पास नहीं भी है तो अगर 2-3 लोगों को मिल जाए तो मैंने पेज नंबर ही बताना, तो वॉल्यूम 1 जिन साहिबान के इर्द गिर्द पढ़ा हो, अगर मिल जाए तो। जी हजरात जिन्होंने डब्ल्यू भेजा प्लीज वाइंड अप करें सर। ईशान साहब, अब्दुल्ला साहब, सुहेल। जी मैं डियर, जरा 1 मिनट जरा, अब ये जो बातें बीच में हो रही ना, इनको जरा कुछ क्वेश्चंस और मैं एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जॉइंट बाय प्रोडक्ट निकाल सकें, मैंने एक जॉइंट बाय प्रोडक्ट के जमाने में आपको क्वेश्चन नंबर 6 का एक बी पार्ट छुड़वाया था, तो पेज नंबर आपके पास अगर मुझे बताया जा सके। क्लोन के बाद एक बाइनरी लिमिटेड का बी पार्ट था। BL has received an offer from another company to purchase the total output of the B without packaging. Determine the viability of this offer. तो पेज नंबर 24 के पे शायद इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये बेटा एक तो काइंडली मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि 2-3 मिनट इसको आज दोबारा लगाने, मेरी इस डिस्कशन के बाद। अब ये बी पार्ट एक तो ये, सेकेंडली जरा टेस्ट क्वेश्चंस की तरफ आइएगा। टेस्ट क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन बार बार कहीं है, वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट के साथ मैंने ऐड किया हुआ, क्योंकि वो अच्छा जरा एक सवाल था, मार्जिनल अब्जॉर्प्शन मिक्स हो जाती है उसमें। टेस्ट क्वेश्चंस का पेज नंबर 18 है, मुझे जरा इसका अगर नंबर बताया जा सके। इसमें क्रिकेट केमिकल्स के नाम से क्वेश्चन था, वो बार बार है, लेकिन जिसकी मैं बात करूं वो पेज नंबर 18 ऑफ दैट चैप्टर है। आपके पास शायद ये भी है, नीचे नंबरिंग हुई है, पेज नंबर 179 मुझे बताया जा रहा है। तो इसकी भी बेटा एक बी रिक्वायरमेंट है, ये भी 2-3 नंबर का। तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी मैं एक फुली कम्प्रीहेंसिव इंशाल्लाह क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे, फुली कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन एक डिस्कस करता हूं आपके साथ। तो आपसे जरा रिक्वेस्ट है कि जरा ये दो चीजें जो मैं दे रहा हूँ, बी पार्ट्स, दो बी पार्ट हो गए, पेज नंबर 196, 97, जो भी आपके पास, ये सही बताइएगा यार। ये मैं जिस बी पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये प्लीज पेज नंबर 18 ऑफ दैट चैप्टर है, मेरे ख्याल 179 नहीं है, 196 बताया जा रहा है मुझे। वो बार बार है, लेकिन वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के साथ क्वेश्चन है। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसके नीचे ये CCL has received an offer। तो ये बड़ा, ये दो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये मेरी तरफ से आज होमवर्क है। हम इस वक्त ये करने लगे हैं कि जरा वॉल्यूम 2 निकालें, वॉल्यूम 2 निकालें, और उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वाला चैप्टर निकालें, जिसमें मैंने कुछ दिन पहले आपको एक क्वेश्चन, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक दो क्वेश्चंस दिए थे। तो ये जरा आपने, अभी हमारे पास 1 घंटा तकरीबन है, तो मेरे ख्याल एक कम्प्रीहेंसिव सा जरा क्वेश्चन करके आपको आइडिया हो क्वेश्चंस किस किस तरह के भी हो सकते हैं। बहरहाल एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट है, इसमें आपने पेज नंबर ढूंढना है। एक मिनट जरा, इसका पेज नंबर आपको बता सकते हैं। पेज नंबर 438 बाय द नेम ऑफ जी केमिकल्स, पेज नंबर 438। पेज नंबर 438।
जी जी केमिकल्स काइंडली इसको एक नजर पढ़ना शुरू करें। जी सर, क्वेश्चन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस, जी केमिकल्स के नाम से क्वेश्चन मिल गया जी सबको। जी सर, इसकी जरा रिक्वायरमेंट की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरी ख्वाहिश होगी कि अब आप यकीनन डिस्कशन में साथ साथ करूंगा आपके साथ, लेकिन आपने मेरी हेल्प करनी है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, इवेल्युएट ईच ऑफ द अबव प्रपोजल्स एंड गिव रिकमेंडेशन। जो भी प्रपोजल्स हैं उसको हम इवेल्युएट करेंगे, डेफिनेटली जहां प्रॉफिट ज्यादा होगा वो फिर रिकमेंड करेंगे बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। फर्स्ट लाइन, Z Chemicals Limited produces two joint products, alpha and beta, from a single production process. Both products can be, sorry, both products are processed up to split a point and sold without any further processing. Presently, ZCL is considering the following proposals. Number one, expansion of the existing facility by installing a new plant. Expansion of an existing facility. ठीक है जी, एक तो ये हो गया। नंबर टू, फॉलोइंग प्रपोजल्स, नंबर एक तो ये हो गया कि एक्सिस्टिंग फैसिलिटी को एक्सपेंड कर लिया जाए, नया प्लांट लगा के। इंस्टॉलेशन ऑफ अ रिफाइनिंग प्लांट टू सेल आइदर अल्फा और बीटा आफ्टर रिफाइनिंग। अब इसमें इस तरह से नहीं लिखा हुआ कि इंस्टॉलेशन ऑफ रिफाइनिंग प्लांट टू सेल अल्फा एंड बीटा आफ्टर रिफाइनिंग। तो मेरा ख्याल है कि शायद इस नंबर टू प्रपोजल में दो ऑप्शंस निकलेंगी, इंस्टॉलेशन ऑफ अ रिफाइनिंग प्लांट टू सेल आइदर अल्फा और इंस्टॉलेशन ऑफ अ रिफाइनिंग प्लांट टू सेल आइदर बीटा आफ्टर रिफाइनिंग। इट मीन शायद हमें एक वर्किंग करनी होगी कि अल्फा को फर्दर प्रोसेस करके बेचा जाए या बीटा को। तो शायद ये दो की बजाय तीन प्रपोजल्स हो जानी है। एक तो ये एग्जिस्टिंग प्लांट को एक्सपेंड कर लिया जाए, और दूसरा क्या है कि रिफाइनिंग प्लांट लगा के अल्फा को फर्दर रिफाइन करके बेचा जाए आफ्टर रिफाइन, और दूसरी ऑप्शन शायद क्या है कि बीटा को किया जाए। ठीक है मेरे वर्ड्स, साथ साथ रहेगा प्लीज। देन टू असेस द अबव प्रपोजल्स, following costs have been gathered. Actual cost incurred in the month of December, thousands में data, direct material, variable conversion cost means labor overheads, variable है तो variable labor, variable overheads 250 per hour, और अगर हमें जरूरत पड़े तो हम ये निकाल सकते हैं कि दिसंबर के महीने में घंटे कितने यूज हुए हैं, फिर फिक्स ओवरहेड्स है। Actual production and selling price for the month of December, actual production and selling price for the month of, पहले actual cost दी हुई है और then फिर उसके बाद actual production and selling prices दी हुई है। लीटर्स दिए हुए हैं जो दिसंबर में बने हैं, लीटर्स में क्वांटिटी है, लीटर्स में यूनिट्स हैं,
और सेल प्राइस पर लीटर गिवन है। प्रोसेस लॉसेस नहीं है एंड द जॉइंट कॉस्ट आर अ पोर्शन बिटवीन अल्फा एंड बीटा अकॉर्डिंग टू द वेट। मेरा ख्याल है कि क्वांटिटी मेथड है जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन का। तीन मेथड्स जॉइंट कॉस्ट के एलोकेशन के, नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी मेथड, नंबर 2 सेल वैल्यू एट सप्लायर पॉइंट, नंबर 3 एनआरवी एट सप्लायर ऑफ। डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड इज कि अगर एनआरवी मेथड है तो सेलिंग एक्सपेंसेस अगर अवेलेबल हो तो वो लेस करके पोर्शनमेंट करते हैं। आता है कुछ जहन में मेरे बताने से कम से कम? लेकिन उनमें से हमारे इस क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है? क्वांटिटी मेथड। ठीक है जी। डिटेल ऑफ द प्रपोज्ड प्लान्स, expansion of existing facility and installation of a refining plant। अगर हम existing facility expand करेंगे तो capacity in machine hours per month 5000, और अगर हम रिफाइनिंग की इंस्टॉलेशन करेंगे, इंस्टॉलेशन ऑफ रिफाइनिंग, तो उसमें भी 5000 घंटे कैपेसिटी अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अगर एक्सपेंशन करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इंस्टॉलेशन, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू, एस्टिमेटेड एडिशनल फिक्स कॉस्ट पर मंथ, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ आपके सामने गिवन है रिस्पेक्टिवली। Then estimated variable cost of refining and sale price of the refined products। अल्फा अगर रिफाइन करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट में, तो वेरिएबल एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दी हुई रिफाइंड प्रोडक्ट की, 90 प्लस 68 रुपीस पर लीटर। अभी तो कैलकुलेटर पकड़े जरा, 90 प्लस 68, नाम बताएं 158 का, बताएं 158 के। हाँ उमर खालिद साहब, ये तो कोई भी बता सकता है। इट इज डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फर्दर रिफाइनिंग, इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फर्दर रिफाइनिंग। ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। ठीक है उमर खालिद साहब, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। और इसी तरह अगर 125 प्लस 80 करेंगे तो बीटा को फर्दर रिफाइन करने का टोटल खर्चा आ जाएगा। फिर उसके बाद एक सेलिंग प्राइस पर लीटर दी हुई है, एक सेलिंग प्राइस ऊपर भी दी हुई थी। तो रिफाइनिंग के बाद लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे। देन वो कहता है लॉसेस नहीं है, तो अगर लॉसेस भी हो जाए तो शायद फर्क कोई नहीं पड़ता मेरे ख्याल है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो वो भी कर लेंगे। देयर इज एग्री को डिमांड, मतलब वो कहता है ये भी इशू नहीं कि अल्फा बीटा एट सेपरेट ऑफ पॉइंट एंड आफ्टर रिफाइनिंग की डिमांड नहीं है, वो आप डिमांड अवेलेबल है। आप क्या करें, इवेल्युएट करें ईच ऑफ द अबव प्रपोजल्स एंड गिव रिकमेंडेशंस। जी डियर, क्वेश्चन हमने पढ़ा, यकीनन क्वेश्चन अच्छा है। आए बिस्मिल्लाह पढ़ें, लेट्स स्टार्ट। करें क्या? इवेल्युएशन बट अगर करनी है तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रपोजल? इवेल्युएशन ऑफ प्रपोजल्स। बिस्मिल्लाह पढ़ने, रब की तरफ से इंशाल्लाह बरकत पैदा होगी हमारे टाइम में। इवेल्युएशन ऑफ प्रपोजल्स, व्हाट इज द फर्स्ट प्रपोजल? एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, जो जिस तरतीब से उसी तरह कर लेते हैं। अब डिसीजन ये लेना है कि एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को एक्सपेंड करें या ना। तो हमें देखना ये चाहिए
कि अगर एक्सपेंशन करेंगे तो कौन से एक्स्ट्रा पैसे कमाए जा सकेंगे और कौन से एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ेंगे। एक वर्ड, अब क्वेश्चन पूरा देख लें। क्या अगर एक्सपेंशन करेंगे तो अल्फा और बीटा को रिफाइन करके बेचेंगे या स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेचेंगे? कंसंट्रेट, फुल कंसंट्रेट, पार्टिसिपेट, जल्दी से। क्या ख्याल है पूरे सवाल के मुताबिक? अगर एक्सपेंशन की तरफ हम जा रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्लांट फैसिलिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही सेल होगा या रिफाइन करके सेल किया जाएगा? स्प्लिट ऑफ या रिफाइन? सर ये असल में दो चीजें हैं, एक है एक्सपेंशन कर लें, एक है इंस्टॉलेशन ऑफ द रिफाइनिंग प्लांट लगा लें। वो दूसरी ऑप्शन है, वो रिफाइनिंग दूसरी बेटा ऑप्शन है। एक है एग्जिस्टिंग प्लांट, हम एग्जिस्टिंगली कर क्या रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट्स को स्प्लिट अप पॉइंट पे बेच रहे हैं विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग। तो एक प्रपोजल ये एग्जिस्टिंग प्लांट को एक्सपेंड कर लें। दूसरी प्रपोजल क्या है कि रिफाइनिंग प्लांट इंस्टॉल करके फिर अल्फा और बीटा को रिफाइन करके बेचें। तो अगर आप एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं तो ठीक है, आपने ट्राई की है, अच्छी बात है। लेकिन बड़ा अगर एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, मेरा ख्याल है एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, तो इट मींस फिर हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेचेंगे। सिर्फ यस नो में अगर बता दें। ऑब्वियसली जब हम रिफाइनिंग की वर्किंग करेंगे, अगर हम रिफाइनिंग की वर्किंग करेंगे तो वो फिर स्प्लिट ऑफ के बाद की बात है। तो इस बेटा इस स्टोरी का मतलब ये हुआ कि फिलहाल इस डिस्कशन में ये वाली फिगर्स कंसिडर नहीं होंगी, ये जो नीचे पड़ी होंगी। जरा नीचे जाए जरा। एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग एंड सेल प्राइस ऑफ द रिफाइंड प्रोडक्ट को तब कंसिडर करेंगे जब शायद हम प्रपोजल नंबर 2 की कोई बहस करेंगे। फिलहाल क्या होगा, आए बिस्मिल्लाह पढ़ें। अगर हम एक्सपेंशन कर लेते हैं, अगर हम एक्सपेंशन कर लें तो उससे क्या होगा? आए फुल कंसंट्रेट करेंगे, ये वाली चीजें आप देखिएगा जरा। कैपेसिटी अवेलेबल हो जाएगी, कैपेसिटी विल बी इनहांस्ड। मेरा ख्याल है ना लिखना चाहे, सिर्फ आप डाटा ढूंढे जरा, आपके लिए चंद चंद लाइनें पहले समझ लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। कैपेसिटी विल बी एनहांस्ड बाय 5000 आवर्स। अब पर मंथ है, ऊपर भी पर मंथ डाटा, दिसंबर का डाटा है, तो मेरा ख्याल है कि शायद हमें, और वैसे भी उसने पर एनम मांगा नहीं है, ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय 12 करते रहे, डाटा भी सारा पर मंथ है, तो आई थिंक पर मंथ वर्किंग है। सजेस्ट करें, देख लें जरा। सर एक मंथली वर्किंग, मंथली डिस्कशन है और उसने ये भी कोई नहीं मांगा। ऑब्वियसली अगर हम पूरे मंथ की एक वर्किंग कर लें तो इंटू 12 भी किया जा सकता है। जी ठीक है सर, मंथली वर्किंग कर लें सर। जी, अब बेटा 5000 घंटे कैपेसिटी अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा फिर क्या होगा, इसमें क्या होगा? क्या हम फिर इन 5000 घंटों में कुछ फर्दर अल्फा बीटा के लीटर्स बना सकेंगे? यकीनन, यकीनन ये भी सारी कॉस्ट हैं। क्या जो प्लांट लगाएंगे उस प्लांट की डेप्रिसिएशन पर मंथ और एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी रेलिवेंट बनेगी? क्या हमारे इस डिसीजन से
कि एक्सपेंशन करनी है, प्लांट की कॉस्ट इंकर होगी, और क्या उस प्लांट की कॉस्ट की वजह से डेप्रिसिएशन एक रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। फुल कंसंट्रेट करें, फुल कंसंट्रेट करें। क्या अगर हम एक्सपेंशन ना करें तो वो प्लांट नहीं लेना पड़ेगा और देयरफॉर उसकी डेप्रिसिएशन अवॉइडेबल है, लेकिन अगर एक्सपेंशन करेंगे तो प्लांट लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्लांट की कॉस्ट रेलिवेंट है, प्लांट की कॉस्ट रेलिवेंट है, लेकिन प्लांट की कॉस्ट 20 साल रेलिवेंट है, और अगर हम मंथली वर्किंग कर रहे हैं तो शायद प्लांट की वो कॉस्ट एक महीने के मुताबिक, फिर जब एक महीने की वर्किंग हम कर लेंगे तो उसको फिर डेप्रिसिएशन का नाम बोलेंगे। तो वो सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन पहले शायद फैसला क्या करें। हमने अगर ये प्रपोजल इवैल्यूएट करनी है तो हमें पता ये बेटा होना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए नंबर 1 के हम 5000 घंटों को यूटिलाइज करके करेंगे क्या। हम करेंगे क्या, हम अल्फा और बीटा की एक्सपेंशन कर सकते हैं, फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं इनकी प्रोडक्शन को, और फिर उन्हें सेपरेट पॉइंट पे बेचेंगे इन ऑप्शन 1। तो अब एक काम अगर कर सके हम यहां, अल्फा और बीटा के लीटर्स हमने दिसंबर के महीने में बनाए 11,300 और 14,700। इट मींस जस्ट आप यूज करें कैलकुलेटर, 26,000 लीटर टोटल बने, टोटल लीटर्स। ये टोटल लीटर्स बने दिसंबर के महीने में, लेकिन कितने घंटों में। अब असल में हमें चाहिए ये होगा कि हम ये वर्किंग कर सकें कि हम इन 5000 घंटों में प्रोडक्शन कर कितनी सकते हैं, प्रोडक्शन कर कितनी सकते हैं। तो क्या हमें कहीं से पता चल सकता है कि नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड इन दिसंबर में कितने घंटे काम हुआ था, ताकि हम देख सकें कि कितने घंटों में ये प्रोडक्शन हुई है। ये वाली वर्किंग देखो पर 4890 एक वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट थी, और उसका एक रेट दिया हुआ है, थाउजेंड में डाटा पूरा कर रहा हूं ताकि आज पूरे आ रहे हैं। 230 इज इक्वल टू 4890 डिवाइड बाय 230, तो अप्रोक्सीमेटली बन जाएंगे 2121 आवर्स। ठीक है। अब बेटा बड़े आराम से एक छोटा सा काम किया जा सकता है, कंसंट्रेट कीजिएगा जरा। इतने घंटे लगे तो इन घंटों में ये लीटर्स और ये लीटर्स बने। तो अब हम 5000 आवर्स में अल्फा के कितने लीटर बना सकते हैं, गौर से देखिएगा। 11,300 लीटर बने 21,261 घंटों में। यहां तक सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसका मीनिंग बताएं। 0.53 जो भी आ रहा है, ये 0.53 जो भी आ रहा है, ये क्या आ रहा है, लीटर्स पर आवर। ठीक है, यूनिट्स पर आवर, ठीक है, लीटर्स पर आवर। एक घंटे में कितने लीटर्स, लीटर्स पर आवर। तो 21,261 घंटों में अगर 11,300 लीटर अल्फा के बने तो मल्टीप्लाइड बाय 5000 क्या है हमारी वो कैपेसिटी जो अवेलेबल हो जाएगी एक्सपेंशन करने की वजह से। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इनटू 5000 करके कि इन 5000 घंटों में फिर अल्फा कितने बनेंगे। और सिमिलरली हम बीटा के लिए क्या कर सकते हैं, 14,700 आवर्स, सॉरी 14,700 लीटर्स
डिवाइडेड बाय इनटू 5000। यहां तक आप नोट कर लें और दोबारा कंसंट्रेशन से सोच लें। आई एम वेटिंग, पहले नोट कर लें, तसल्ली से सोच लें, हमें कोई जल्दी नहीं है, रिलैक्स होकर वर्किंग करें, टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है। तो आप यहां तक नोट करें, कोई कंफ्यूजन हो पहले सोच लें फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। नहीं मोती वो तो फिगर तो आ जाएगी, फिगर का इशू नहीं, फिगर निकाल लो। अच्छा ऐसे ही नेक्स्ट पेज पे आंसर लिखा हुआ है, आंसर के चक्कर में ना पड़ जाइएगा, आंसर बना लेंगे, हो सकता है कोई राउंडिंग ऑफ की वजह से 10-15 लीटर डिफरेंट हो, तो ये प्लीज मुझे कोई ऐसा सवाल नहीं कीजिएगा जिससे मुझे महसूस हो रहा है कि हम आंसर देख रहे हैं। रजिस्टर आंसर के ऊपर रख दें। जी डियर, अगर आप लिखते जाएं तो मुझे रिस्पॉन्ड करते जाइएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टेप पे अभी हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है कि एक्सपेंशन करने से 5000 जो घंटे अवेलेबल होंगे उन घंटों में हम अल्फा और बीटा के कितने कितने फर्दर लीटर्स बना लेंगे। जी डियर, नोटेड है प्लीज। देन माय डियर नेक्स्ट फिर क्या करें? अब लीटर्स हमने निकाल लिए, नेक्स्ट अब क्या करें? अब हमें शायद ये देखना चाहिए कि अल्फा और बीटा के ये जो लीटर्स बना लिए हैं, इन लीटर्स को कितने पे बेचा जा सकता है और इन लीटर्स को बेचने के लिए बनाने में कितना कितना खर्चा करना पड़ सकता है। सही है मेरे वर्ड्स? इन लीटर्स को, हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए, इन फर्दर लीटर्स को, एक्सपेंशन की वजह से जो लीटर्स होंगे इनको बेच के कितना इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कमाया जा सकता है, विच मींस इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या होगा और इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस कितने होंगे। जी सर। क्वेश्चन देखें और मुझे बताएं, गौर से देखें। अगर ये लीटर्स बन गए तो अल्फा का 1 लीटर बताएं कितने का बिकेगा, ढूंढे। याद रखें सप्लेटर पॉइंट पे बिकना है 1000 का ही बिकेगा। बीटा का कितने पे बिकना है? 1125 का। ठीक है, सही देख रहे हैं। इट मींस अब बेटा यहां पे अगर हम एक वर्किंग कर सकें अल्फा बीटा, अब डेफिनेटली वर्किंग जिस तरीके से मैं कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, ऑल्टरनेटिव्स आल्सो आर अवेलेबल। अब अगर हमारे पास लीटर्स आ गए हैं तो एक तो ये कि हम सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करके पहले सेल निकाल लें, फिर वेरिएबल कॉस्ट वगैरह की वर्किंग करें। अगर हम पर यूनिट वर्किंग कर रहे हैं तो शायद हमारा टाइम बच सकता है। तो सेल प्राइस पर लीटर विल बी, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि फ्यूचर में सेल प्राइस डिफरेंट होगी, तो देयरफॉर हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग सेल प्राइस है फिलहाल वही फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगी। देन माय डियर इसके बाद फिर हमें इसमें से अब ये कंसिडर करना चाहिए
कि इस 1000 और 1125 पे बेचने के लिए हमें कॉस्ट कौन सी इंकर करनी पड़ेगी, फर्दर कॉस्ट इंकर जो करनी पड़ेगी। अब आए जरा इस पे, एक मिनट जरा पहले प्रिंसिपली डिसाइड कर लें कॉस्ट क्या क्या इंकर करनी पड़ेगी। नंबर 1, क्या इन्हें बनाना पड़ेगा? यस। क्या बनाने पे खर्चा आएगा? यस। जी डियर, क्या कहीं ढूंढा जा सकता है कि अल्फा और बीटा को बनाने का, स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक बनाने का फर्दर खर्चा कितना है? जी मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 15,000 ढूंढे, 4890 ढूंढे, 2600 ढूंढे, और से देखें सब कुछ। क्या मैं कह सकता हूं इसको अगर सम कर लिया जाए तो ये जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा, और देन अगर ये लाइन में रखे ऑन द बेसिस ऑफ वेट, तो ये लीटर्स हैं, इनकी बेस पे हम शायद अल्फा और बीटा की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं जो दिसंबर में थी, और देन उसकी बेस पे एक पर लीटर कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। बात ठीक है मेरी? लेकिन बेटा अब आपसे एक छोटा सा बस डिसीजन रिक्वायर्ड ये है, अगर हम डाटा गौर से देखें तो क्या ये जो एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन की वजह से थोड़ा सा नीचे देखें तो 250,000 पर मंथ, और प्लांट की ये जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन है ये तो रेलिवेंट फिक्स कॉस्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये जो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट है, क्या ये भी रेलिवेंट कॉस्ट कंसिडर होगी हमारे इस डिसीजन में? क्या हम प्रोडक्शन करें ना करें, एक्सपेंशन करें ना करें, ये 2626 लाख तो इंकर होना ही होना है। यस, लेकिन अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये एडिशनल फिक्स कॉस्ट पर मंथ 2.5 लाख और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ऑफ दिस प्लांट, ये तो रेलिवेंट है, लेकिन 2600 इररेलेवेंट है। मतलब समझने के लिए एक सेकंड दोबारा वर्किंग देखें। अब इसके लिए स्पेस में रख रहा हूं, आप से इसीलिए रिक्वेस्ट है पहले आप गौर से देखें, तसल्ली से बात समझें। अगर बेटा हम एक एलोकेशन करें अल्फा बीटा के लीटर्स पे कॉस्ट एलोकेशन करें, अब क्वांटिटी मेथड है, वेट ऑफ आउटपुट, तो वेट अभी थोड़ा पहले भी हमने वर्किंग की थी 26,000 लीटर्स। ये जो मैं फिगर यहां यूज करूंगा, ये जो मैं फिगर यहां यूज करूंगा, जिस अमाउंट को हमने एलोकेट करना बेस्ड ऑन वेट, वो फिगर में क्या क्या होना चाहिए? डायरेक्ट मटेरियल कितना? 15 मिलियन है, जस्ट आपको समझाने के लिए पूरा लिखा मैंने, और वेरिएबल कन्वर्जन है। यकीनन कंसंट्रेट कीजिएगा, यकीनन अगर हमसे वो दिसंबर की वर्किंग मांगता, वो कहता दिसंबर में जो हो गया है वो कॉस्ट एलोकेशन करें, दिसंबर 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 एक्चुअल कॉस्ट एलोकेशन करें, तो फिक्स कॉस्ट इज पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एलोकेशन। लेकिन हमने बेटा एक डिसीजन मेकिंग करनी है फ्यूचर रिलेटेड, तो हम उस डिसीजन में किसको इग्नोर कर रहे हैं? एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट को। ये मैंने कुछ वर्ड्स बोले हैं, मेरे वर्ड्स हजम हुए हैं। अगर रिक्वायरमेंट हो कि कॉस्ट एलोकेट करें, तो क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स इज आल्सो पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? यस, जॉइंट बाय प्रोडक्ट में हम ये सब कुछ करते रहे, लेकिन हम एक डिसीजन ले रहे हैं फ्यूचर का, और फ्यूचर का वो डिसीजन लेते हुए एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट इज नॉट अ रेलिवेंट कॉस्ट। हम देखना ये चाह रहे हैं कि अल्फा और बीटा को बनाने की वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है जो फ्यूचर में कंटिन्यू रहनी है। हाँ,
एक्सपेंशन की वजह से जो इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट है वो यकीन हमें कंसिडर करनी है। 100% क्लियर वाली बात है। तो आप लोग प्लीज काइंडली थोड़ी सी स्पेस रख लें नीचे, 5-6 लाइनें और रख लें, हम जरा खुल खुला के वर्किंग कर लेंगे और एलोकेशन करें। और एलोकेशन की अमाउंट मैं लिख देता हूं, आप चेक कर लें, 19690। कैलकुलेटर्स उठाएं, एलोकेशन करें बेस्ड ऑन क्वांटिटी। जी सर जी, सब कुछ लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, मशीन आवर्स की वेरिएबल कॉस्ट लेंगे ना, तो जो जो गिवन होगा सारी वेरिएबल कॉस्ट लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज रेलिवेंट। वेरिएबल वर्ड का मीनिंग क्या है, जो वेरी करेगी। तो मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स हम ले रहे हैं और उसके साथ साथ फिक्स कॉस्ट भी लेंगे, लेकिन कौन सी, एग्जिस्टिंग नहीं, फ्यूचर की, जो हमारे इस डिसीजन की वजह से इंकर होगी। ठीक है मिस्टर मोशन। आई होप के बेसिस याद नहीं यार। 11,13,100 डिवाइड बाय 26,000 इज इक्वल टू 8644,500 एंड 11,254,500। जस्ट मेरी फिगर्स चेक करना, अगर गलत है तो मुझे बता दें, ऐसे ही आपको टाइप करने में टाइम लगेगा। ठीक है मेरा। तो व्हाट इज दिस, जॉइंट वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो सिचुएशन बट आपके सामने यकीनन आसान नहीं है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, राइट टाइम पे सोचना पड़ता है, लेकिन सरेंडर इज नॉट एन ऑप्शन। मुसलसल कोशिश इज द ओनली सोल्यूशन। देन सर हम एक वर्किंग कर रहे थे, अगर पर यूनिट कर लें, $86,445 minus 19890,000, ये 45,400। ठीक है, ये सही फिगर, अगर नहीं है तो बता दो। 11,245, ठीक है। थैंक यू बिरजा साहब। जी डियर, अब हमें पर लीटर अगर चाहिए तो एक फेवर और कर लें, वेरिएबल कॉस्ट पर लीटर। कैसे, पर लीटर। अब पर लीटर हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अब हमारे लीटर्स बदल गए, एक पर लीटर चाहिए। बेटा बेटा प्लीज आएगी, लेकिन मैं जरा स्टेप वाइज लिख रहा हूँ, क्यों नहीं आएगी, सब कुछ बेटा आएगा प्लीज, लेकिन एक स्टेप वाइज वर्किंग कर रहा हूँ। पहले मैं असल में कर ये रहा हूँ कि कंट्रीब्यूशन निकाल लूंगा, कंट्रीब्यूशन की बेस पे टोटल कंट्रीब्यूशन, और फिर यकीनन एडिशनल फिक्स कॉस्ट लिख के बेटा नेट प्रॉफिट लिखेंगे। इसके अंदर रहने दें, इसके अंदर इसलिए नहीं ले रहा हूँ, इसलिए बेटा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये जो कॉस्ट इंकर हुई है ये दिसंबर के महीने में इंकर हुई है और हमारी इतनी क्वांटिटी नहीं है। तो एक मिनट अगर मुझे बात कंप्लीट कर लेने तो मेरे ख्याल में जरा बेहतर समझा सकूंगा। तो एक सेकंड जरा पर यूनिट जरा निकाल लें, लेकिन इसके अंदर तो अभी इंक्रीमेंटल नहीं ना लेना, ये तो दिसंबर के महीने की वर्किंग है। ये तो दिसंबर के महीने से हमने एक वेरिएबल खर्चा निकाल लिया है, जो अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है तो कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में। हाँ, जो फिक्स कॉस्ट उसमें है नई वाली, वो फिर हम कंट्रीब्यूशन में से लेस कर देंगे, हमारा जरा थोड़ा सा टाइम, वर्किंग का टाइम बच जाएगा। जी 8644। अब क्योंकि बड़ा क्वांटिटी से हमने बेस बनाया हुआ है तो 765 शायद दोनों का बनेगा। हमने सिर्फ क्वांटिटी को बेस बनाया हुआ है तो 765 चेक कर लें, पर यूनिट बनता है, पर यूनिट अल्फा एंड बीटा। इसलिए आपको याद अगर हो तो ऑब्वियसली फिर हमने यहीं से एक डिसीजन ले लिया था कि क्वांटिटी मेथड ज्यादा बेहतर नहीं है, क्वांटिटी मेथड की बजाय सेल वैल्यू मेथड ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो फिर जिस प्रोडक्ट की सेल प्राइस ज्यादा होती है उसको फिर अकॉर्डिंगली कॉस्ट भी ज्यादा एलोकेट होती है। लेकिन बहरहाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हमसे वेट ऑफ आउटपुट कहा गया है तो उसके मुताबिक यही वर्किंग है। जी डियर, एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल दें।
कंट्रीब्यूशन पर लीटर है, यूनिट्स लीटर्स में आई थिंक 235 एंड अपोजिट साइड पे 360। मैंने किया ये है कि मैंने इस डेटा से स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे एक कंट्रीब्यूशन पर लीटर की वर्किंग कर ली है। तो अब फाइनली क्या होना चाहिए, एक सेकंड देखें, अब आपकी चॉइस है डेफिनेटली, अब जहां मर्जी लिखें, मैं आपके सामने जरा स्क्रीन पे मैक्सिमम चीजें ले आऊं जरा। कंट्रीब्यूशन पर लीटर से अब हम एक्सपेंशन की टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। 2657 लीटर्स जो इन 5000 घंटों में बनने हैं, इंटू 235 प्लस 3457 लीटर्स ऑफ बीटा इंटू 360। तो यहां से हमारे पास, यहां तक हमारे पास एक्सपेंशन करके जो 5000 घंटे अवेलेबल होंगे उनकी टोटल एक कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, जिसमें से ऑब्वियसली फिर इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट लेस करके अपनी इस प्रपोजल के प्रॉफिट तक पहुंचेंगे। तो 2657 इंटू 235 एंड प्लस 3457 इंटू 360। तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 1868915। फिगर्स डेफिनेटली अपनी जगह है इंपॉर्टेंट, लेकिन सब कुछ जो हो रहा है ये एक सीक्वेंस में आपको अंडरस्टैंड करना पड़ रहा है। समझ आ गई है सबको यहां तक? यहां तक अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लें। फिर यहां से जो इस प्रपोजल की वजह से हमें एडिशनल फिक्स कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी उसकी बहस शुरू करता हूं। ये सजेशन है आपसे कि जरा करवा दें पहले। एक तो बेटा ये एस्टिमेटेड एडिशनल फिक्स कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड्स पर मंथ बताया मैं उसमें। तो एडिशनल फिक्स कॉस्ट, अब क्योंकि हम भी एक मंथली वर्किंग कर रहे हैं 5000 घंटे पर मंथ, तो ये तो फिगर 250,000 एज इट इज है। मैं पूरे अगर रुपीस दे रहा हूं तो फिर 250,000 है, लेकिन साथ ही एडिशनल प्लांट की डेप्रिसिएशन, इसकी वर्किंग देखें। प्लांट की कॉस्ट क्या है 20 मिलियन, रेजिडुअल वैल्यू भी दी है, मेथड नहीं बताया हुआ, तो छोटी छोटी पुरानी बातें भी हर वक्त ज़हन में रखें। मेथड नहीं पता तो हमेशा स्ट्रेट लाइन। 20 मिलियन फुल कंसंट्रेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 1400,000 divided by useful life of 20 years in this case expansion and multiplied by, बिल्कुल ठीक है, 1/12 क्यों करेंगे, क्योंकि हम एक मंथली वर्किंग कर रहे हैं। डिवाइड बाय 20 इज द डेप्रिसिएशन पर एनम आ जाएगी, और हम एक मंथ की वर्किंग कर रहे हैं, देयरफॉर इनटू 1/12 इज इक्वल टू 77,500। ये बड़ा, ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट का, तो अब ठीक है, क्लियर है सारा। तो फाइनली इस ऑप्शन पे अगर इस प्रपोजल को टेल किया जाए तो कैलकुलेट कर लें व्हाट इज द नेट इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑफ दिस ऑप्शन। अगर एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे तो हमारी ये सारी वर्किंग क्या बता रही है कि 1541 अप्रोक्सीमेटली 415 will be the net incremental profit। लेकिन ऑब्वियसली अभी हम ये नहीं कह सकते कि इस ऑप्शन को फाइनलाइज किया जाए, क्योंकि अभी जब तक हम बाकी ऑप्शंस की वर्किंग नहीं कर लेंगे हम नहीं कह सकेंगे
कि कौन सी ऑप्शन बेहतर है। जी डियर जरा नोट करके बता दीजिएगा, सब ओके यहाँ तक? सिचुएशन सर आपके सामने, लेवल इंक्रीज ही होता जाना विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपसे बस रिक्वायर्ड ये है कि सरेंडर नहीं करना है, मुसलसल मेहनत जारी रखनी है। जी डियर देन सेकंड ऑप्शन को बताएं, जिसको सेकंड हेडिंग लिखवाएं। प्रपोजल नंबर 2। जी बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला साहब ने सही फरमाया, अतीक साहब ने बात ठीक किया, लेकिन बेटा मेरा ख्याल है नंबर 2 में भी 2 बन जाने। जी रिफाइनिंग ऑफ अल्फा, अब हमें शायद एक वर्किंग करनी है, 3 बन जानी है स्टोरीज, एक हो जानी अब रिफाइनिंग ऑफ अल्फा, रिफाइनिंग ऑफ अल्फा, और सेकेंडली हो जाएगी, फिर इसके बाद एक और बनेगी, फिर आइदर लिखा हुआ था आइदर अल्फा और बीटा, इंस्टॉलेशन ऑफ अ रिफाइनिंग प्लांट एंड रिफाइनिंग ऑफ अल्फा, और फिर एक वर्किंग शायद हो जाएगी रिफाइनिंग ऑफ बीटा। एग्रीड है? तो लग 2 रही है लेकिन बन 3 जाएंगी। जी मैं डियर, अब ये जो था ना, ये इस अभी क्लास के स्टार्ट में मैंने आपको जो छोटी सी एक एग्जांपल करवाई थी JP1 FP1 वाली, वो ये शायद स्टोरी अब आई है, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस। तो इसके लिए जरा चंद एक मेरे वर्ड जुबानी सुने, शायद इसमें हमारे पास अब टाइम भी ऐसा लिख के करने के लिए नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद जुबानी एक ट्राई मारे, जरा क्वेश्चन सामने रखें। इंक्रीमेंटल कोई रेवेन्यू रिसीव किया जा सकता है पर लीटर? 1380 कैलकुलेटर पे लिखें, 1380 माइनस 1000, व्हाट इज 380? इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पर लीटर 380, मैं आपके बिहाफ पे अपने जेन में रख लेता हूं, जीरो कर दें कैलकुलेटर पे। देन क्या ये एक्स्ट्रा 380 कमाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग पर लीटर भी है? 90 प्लस 68 कैलकुलेटर पे लिखें, 90 प्लस 68 इज इक्वल टू 158। अब कैलकुलेटर पे जीरो दबा दें। पहले आपने मुझे बताया था इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 380 पर लीटर माइनस 158 वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग पर लीटर इंक्रीमेंटल इज इक्वल टू 222 एज इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन पर लीटर। वर्ड समझ आते हैं मेरे सारे? ठीक है लिख के करेंगे, लेकिन पहले वैसे समझे। अब बेटा ये 222 जो है कंट्रीब्यूशन पर लीटर है, अब हम एक वर्किंग अगर कर लें, क्या हम ये देख सकते हैं कि ये जो इंस्टॉलेशन ऑफ द रिफाइनिंग प्लांट है उस पे भी, उसकी वजह से भी 5000 लीटर 5000 घंटे 5000 घंटे पर मंथ अवेलेबल हो जाएंगे। तो क्या इन 5000 घंटों में हम ये देख सकते हैं कि अल्फा के कितने लीटर फर्दर प्रोसेस हो सकेंगे? कैसे? एक वर्किंग करें, 68 रुपीस ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट पर लीटर है। सर जी सब कुछ करेंगे अरसलान, ना करिए यार, पहले एक बात फाइनल तो हो रही है, मैंने कब क्या नहीं करेंगे। एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन पहले दूसरी बात ही भी फाइनल नहीं है, बना कितने लेंगे पहले वो तो बताओ। 68 लिखें कैलकुलेटर पे, 68 रुपीस है, 150 रुपया एक घंटे का है,
यकीनन 1 लीटर को प्रोसेस करके यकीनन 1 घंटे से कम लग रहा है। क्या मैं कह सकता हूं कि 0.453 समथिंग लीटर्स नहीं आवर्स पर लीटर है। 1 लीटर को फर्दर रिफाइन करने में 68 रुपीज डिवाइड बाय 150 रुपया पर घंटा, कितने घंटे 1 लीटर को रिफाइन करने में लगते हैं? 0.45 समथिंग आवर्स पर लीटर। बात फाइनल है, आवर्स पर लीटर बात फाइनल है। तो अब 5000 घंटे हैं। मैथमेटिक्स जहन में अप्लाई करें और मुझे बताएं 5000 घंटों में अगर अल्फा सिर्फ प्रोसेस किया जाए तो कितने ना ना गलत तरफ निकल गए हैं, ना गलत तरफ निकल गए हैं, गलत तरफ निकल गए, सारे गलत निकल गए हैं। ना करें ना करें, ये डिवाइड नहीं, कुछ मल्टीप्लाई नहीं, कुछ सोचना पड़ना था। सब लोगों का गलत आंसर है माय डियर, सबका गलत है, अरसलान का भी गलत है। सर जी तसल्ली से सोचें, 0.45 आवर्स में 1 लीटर प्रोसेस हो रहा है, तो क्या 5000 घंटों में 2000 लीटर समथिंग प्रोसेस होंगे यार? कंसंट्रेशन से सोचें माय डियर, ये नहीं होना था जो आपने किया है। 5000 घंटों में कितने लीटर प्रोसेस होने थे? 5000 मल्टीप्लाई नहीं होना है डियर, यही तो गेम है, यही तो गेम है माय डियर, यही तो गेम है। 0.45 क्या था? आवर्स पर लीटर, आवर्स पर लीटर। 5000 घंटे हैं, घंटे हैं, जरा सोचें 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 सोचें। 5000 घंटों में डिवाइडेड बाय करेंगे 0.453 या मल्टीप्लाइड बाय करेंगे? पहले ये मुझे बता दें बस, मल्टीप्लाई बाय या डिवाइड बाय? जी सर इस तरह करते हैं, अब टाइम हमारे पास शॉर्ट हो गया है। मेरा ख्याल है कि आज शाम को क्लास जरा रख के बात खत्म ना कर लें यार, ये होमवर्क नहीं दे रहा। तो होमवर्क नहीं है, आज शाम को एक मुलाकात रख लेते हैं, छोटी सी बात और बीच में इंक्लूड करके जरा कंप्लीट कर लेंगे स्टोरी जहां तक हो सके। तो अभी फिलहाल मेरी तरफ से आज कोई होमवर्क नहीं है, वैसे छोटा सा अगर हो सके तो, अगर वो बी पार्ट्स देखे जा सके बीच में कहीं टाइम निकाल के तो ठीक है, वरना फिर वो कल ही रखेंगे वैसे। तो इंशाल्लाह हमारी फिर असर से मगरिब एक मुलाकात होगी अराउंड 4 o'clock। तो इंशाल्लाह 4 बजे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, थैंक्स अ लॉट।